हाई स्पीड कॉरिडोर सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे का मेघालय और आसाम को जोड़ता हुआ वो अप्रूव हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 22,864 करोड़ रुपीस का इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। 166 किलोमीटर्स 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको मैप पे देखेंगे, आपको पिंक कलर का जो एग्जिस्टिंग हाईवे दिख रहा है, ये हाईवे, और कंपेयर करिए अब आप ब्राउन एंड रेड। यहां पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे ब्राउन और रेड, ये रेड कलर इज फ्रॉम शिलोंग टू शिलचर. This will be the new highway which will basically provide a major connectivity to Tripura, Manipur and Mizoram, and this will become a major corridor for Northeast. 22,864 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। This project will be constructed under hybrid annuity mode. There are 3 years of construction period and 15 years of operation period. Because of the northeast terrain, 19 major bridges, 153 minor bridges, 326 culverts, 22 underpasses, 26 vehicle overpasses, and 34 viaducts amounting to about 9 kilometers. बहुत ही complex project है, and this will become a major lifeline for the entire northeast. I'll come to the second decision. आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही किसानों के हित में बहुत फैसले लिए हैं, और जो ये ऐतिहासिक तीसरी टर्म है, इसमें तो मोदी जी ने एक के बाद एक किसानों के लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए हर तरह के अच्छे फैसले लिए हैं। आज एक बड़ा फैसला हुआ है, शुगर केन सीजन 2025, इस सीजन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का डिसाइड किया गया है। आप सब जानते हैं कि दिस इज द बेंचमार्क प्राइस बिलो विच शुगर फैक्ट्रीज कैन नॉट परचेज। दैट मीन्स दे हैव टू परचेज एट दिस और अबव प्राइस। Actual calculation of FRP is done on the basis of variety of factors. CACCP is the CACP, Agriculture Cost and Prices Committee. That committee basically works out the costing, किसानों के बहुत सारे फैक्टर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, मार्जिन को, रीजनेबल मार्जिन रहना चाहिए, रिकवरी रेट कितनी है शुगर केन में, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाता है। आज निर्णय लिया गया है कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का रहेगा 355 रुपीज पर क्विंटल, और इसके ऊपर 0.1% पे एक एडजस्टमेंट है, और नीचे 0.1% होने पर एक रिकवरी अगर 10.25% से कम होती है तो उसका एक एडजस्टमेंट है। बहुत ही साइंटिफिक फॉर्मूला है। बेसिक तौर पे अगर आप देखें कि जो कॉस्ट है, ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, वो है 173 रुपीज पर क्विंटल। ऑलमोस्ट उसका डबल प्राइस डिसाइड किया गया है 355 रुपीज पे, 105% more than the cost. This is very important figure. 2023-24 इस पीरियड का जो एग्रीकल्चर, इस शुगर केन सीजन के जो कंप्लीट लेटेस्ट डेटा है, उसके हिसाब से शुगर केन फार्मर्स को 1,11,701 करोड़ रुपए शुगर केन के दाम के रूप में मिले हैं, जो कि एक बहुत अच्छा रेम्यूनरेटिव प्राइस माना जाता है। शुगर का प्रोडक्शन 320 लाख मेट्रिक टन और शुगर केन की क्रशिंग 3190 लाख मेट्रिक टन। ओवरऑल यूथ और मिडिल क्लास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इम्प्रूव करना और सीरीज ऑफ डिसीजंस फॉर फार्मर्स वेलफेयर, ये सारे फैसले अब तक के ऐतिहासिक तीसरी टर्म में लिए गए हैं। मैं बहुत क्विकली इन दोनों सब्जेक्ट्स, एकदम लिमिटेड इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स पे अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछें, केवल इन्हीं दोनों पे। 145। सर नमस्ते, इधर सुजीत ठाकुर, दैनिक भास्कर से। सर आपको सर, देश जिस गन्ने लेफ्ट में होते थे, राइट में आ गए। सर मैं अभी मौसम है सर, राइट में ही रहना पड़ेगा।
देश जिस गन्ने के जूस का इंतजार कर रहा है उसके बारे में सर कुछ। 22 सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से। ये किसानों को जो आपने 23-24 में 1,11,701 करोड़ रुपए देने का यहाँ पे पेड किया गया ऐसा बताया, तो ये FRP बढ़ाने से और जो शुगर केन का प्रोडक्शन का एस्टिमेट है तो उससे कितना अतिरिक्त पैसा किसानों को मिलेगा ओवरऑल? इससे ज्यादा ही मिलेगा। 1,11,000 करोड़ 23-24 का डेटा है, इससे ज्यादा ही मिलता है हमेशा। 4 please. Sir, I am Deepak from Times of India. You know about this Silchar project. What we have seen in Uttarakhand, where we went for 2-lane and paved shoulder, and also in Shimla projects, because of hill cutting, you know there is a major environmental disaster. In this part also it's a hilly area, and we are building 4-lane, which is ideally should not be done. What kind of precautions are being taken to ensure that we don't encounter similar problems? डिजाइन के सारे प्रिकॉशंस इन सब प्रोजेक्ट्स में लिए गए हैं। विशेषकर जहाँ पे टनल्स बनानी है वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जहाँ पर रोड के हिल के साइड में है वहाँ पर भी बहुत स्लोप स्टेबलाइजेशन वगैरह के सारे प्रिकॉशंस जो साइंटिफिक प्रिकॉशंस है, एनवायरमेंटल प्रिकॉशंस है, वो पूरे लिए गए। 17 Thank you, ma'am. Mr. Vaishnav, my name is Tripti Nath. I'm an independent journalist. We welcome the affirmative steps that the government has taken with regard to highway connectivity and for farmers' welfare. But the million-dollar question is national security. I'm sorry, we can't. Not in the cabinet briefing. Yeah, carry on. No more hands up. Yeah. दे दीजिए माइक। 45 Welcome to this is Vibhuti. My question is specifically about on Odisha issue because you belong from that state. I am from the Sambad. कैबिनेट का पूछो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है दोस्त, ये कैबिनेट ब्रीफिंग है। हाँ कंप्लीट हुआ? नो अंडर नंबर प्लीज। So will you kindly enlighten us about the some decision taken at the meeting of CCPA? कंप्लीट हुए आपके इन दोनों पॉइंट्स पे क्वेश्चंस? ऑल राइट, थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। I also wanted to share with you one more decision. साथियों, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें हम, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए,
जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। Friends, I will read this statement in English. Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its Indie alliance partners have used caste census only as a political tool. As per Article 246 of the Constitution of India, the subject census is listed at 69 in the Union list in 7th schedule. According to Constitution of India, census is a union subject. Some states have conducted surveys, I am repeating the word, surveys to enumerate castes. Some states have done this well, while some others have conducted such surveys purely from a political angle in a non-transparent way. Such surveys have created doubts in the society. Considering all these facts and to ensure that a social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included. I am emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This demonstrates that a government is committed to the values and interests of a society and country. Like in the past, when a government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. Thank you. Sir, can we take questions on this, sir? One second, Stu. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजनीतिक तौर पर बेहद जरूरी खबर इस वक्त आ रही है। अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्री कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जाति जनगणना कराने का फैसला सरकार ने ले लिया है और साथ ही साथ जो सेंसस जब कराया जाएगा, सेंसस के साथ जाति जनगणना कराने का काम सरकार करेगी। और इससे ये जो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा ऑपोजिशन की तरफ से सामने रखा गया था, कांग्रेस ने लगातार इस मामले को उठाया, राहुल गांधी ने, और कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने समर्थन भी किया। 2 राज्यों में कांग्रेस के इसके जनगणना भी सर्वे भी कराया गया, चाहे वो बिहार हो चाहे वो कर्नाटका हो। अब सरकार कह रही है कि जाति जनगणना वो खुद कराएंगे। हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पे। हिमांशु, राजनीतिक तौर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जाति जनगणना का जो एक पूरा मुद्दा पिछले कई महीनों से लगातार विपक्ष उठा रहा था, सरकार ने कहीं ना कहीं उस मुद्दे को ही डिफ्लेट करने की कोशिश की है इस अटेम्प्ट से।
देखिए, निश्चित तौर पर और बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उससे ठीक पहले कैबिनेट का ये फैसला मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार की राजनीति में जातीय जनगणना जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा रहा है और लंबे समय से नीतीश कुमार और साथ ही जो आरजेडी और जो दूसरे दल हैं वो लगातार इसकी मांग करते रहे हैं। बिहार में एक सर्वे भी किया गया था और अब ये फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने किया है। मुझे लगता है बहुत ही राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण फैसला बिहार चुनावों से पहले कि अब जो नेशनल सेंसस होगा, इस साल उम्मीद की जा रही है कि सेंसस की प्रक्रिया शुरू होगी, तो जब जनगणना की जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर तो उसी दौरान जो कास्ट से रिलेटेड जो डाटा है वो भी इकट्ठा किया जाएगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसने मंजूरी दी है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये बात प्रमुखता से सरकार की तरफ से कही गई है कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार कास्ट सेंसस की मांग करती रही है, जब वो खुद सत्ता में थी तो उन्होंने ये सेंसस विस्तार से नहीं कराया और ये बात अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वो एक सर्वे हुआ है, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से नहीं किया गया, विस्तार से सर्वे नहीं किया गया और इसलिए सरकार ने ये तय किया है कि इस पूरे मामले में सुनियोजित तरीके से जाति के बारे में जो आंकड़े हैं वो इकट्ठा किए जाएंगे। नेशनल सेंसस की जो एक प्रक्रिया है जो इस साल शुरू होगी, ऐसा संकेत 2 महीने पहले हमें मिला था। उसके साथ ही जब जनगणना होगी तो कास्ट से जुड़ी जो जानकारी है वो भी इकट्ठा की जाएगी। मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला मोदी सरकार ने लिया है और मैं दोबारा ये कहता हूं कि बिहार में चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहां पर निश्चित तौर पर जाति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है और आपको याद होगा जब नीतीश कुमार सरकार ने कास्ट सेंसस कराने का बिहार में एक बड़ा फैसला भी किया था और लगातार जो बिहार की बड़ी पार्टियां हैं वो लगातार मोदी सरकार से ये मांग करती रही हैं। प्रधानमंत्री को कई राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने चिट्ठियां भी लिखी थी, बयान भी देते रहे हैं कि एक जातीय जनगणना जो है देश में होना चाहिए। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के जो दूसरे बड़े नेता हैं वो भी लगातार ये मांग संसद के अंदर और बाहर करते रहे थे और पहली बार कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया है कि देश में अब तक जो सर्वे अलग अलग राज्यों में हुआ है उसकी जगह अब राष्ट्रीय स्तर पर जो जातियों के बारे में जो जरूरी आंकड़े हैं वो नेशनल सेंसस प्रक्रिया के तहत इकट्ठा किए जाएंगे। तो मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण फैसला है। जी, बड़ा फैसला जी जुड़ गए। पॉलिटिकली क्या महत्वपूर्ण है इस फैसले? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो कि टाइमिंग, जब पूरा देश इस बात पे चर्चा कर रहा है कि भारत पहलगाम हमले के बाद क्या जवाबी कार्रवाई करेगा, जिसको लेकर के सुबह से बैठकों का सिलसिला चल रहा है, कल भी लगातार बैठकें होती आई, सबके जहन में प्रश्न ये है कि भारत की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी। उस समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब प्रश्न ये पूछा भी जाता है बार बार केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से कि क्या फैसला हुआ, क्या चर्चा हुई, लेकिन वो अपनी जेब से कागज़ निकालते हैं आखिर में और ये आप कह सकते हैं कि धमाका कर देते हैं। एक ऐसा राजनीतिक धमाका जिसकी चर्चा काफ़ी लंबे समय से हो रही थी। आप जानते हैं कि विपक्ष इस बात को लेकर काफ़ी मुखर था, स्पेशली बिहार में जिस तरह से सर्वे कराया गया, उसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपका और कई कांग्रेस शासित राज्यों में इसको कराया भी गया सर्वे कराने के बाद भी, तेलंगाना में, अब कर्नाटक में भी। तो उसके बाद ये पूरे देश में हो, ये मांग कांग्रेस की ओर से की जाती रही थी। उस पर आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला, तब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि वो इसके पक्ष में नहीं है। और इससे पहले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र उन्होंने किया कि जब एक SECC हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे, उसमें सर्वे था वो, और उस सर्वे के आंकड़े अभी तक जारी उस तरह से किए नहीं गए थे क्योंकि ये कहा गया कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी जातियाँ इसमें हैं और कई सारी जातियाँ मिक्स हो गई हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा था, एक हॉट पोटैटो था जो लंबे समय से चला आ रहा था। इस टाइम पर जबकि बात कुछ और हो रही है, सरकार का ये कहना कि अगली जनगणना जब भी होगी उसमें जाति जनगणना भी कराई जाएगी, एक बहुत बड़ा राजनीतिक मूव है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव है और ये बिहार चुनाव से ठीक पहले हुआ है क्योंकि बिहार में ये मुद्दा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। नीतीश कुमार की सरकार में ही ये फैसला किया गया था कि कास्ट सर्वे कराया जाए और अब जबकि 3 महीने बाद बिहार के चुनाव होने जा रहे हैं, केंद्र सरकार का ये फैसला निश्चित तौर पर इसकी गूंज जो है काफ़ी दूर तक सुनाई देगी। जी, और सवाल मुझे लगता है कि बिहार के अलावा जो दूसरे राज्य हैं, आप जैसा कि जिक्र खुद अश्विनी वैष्णव ने किया कि कुछ राज्यों में सर्वे कराया गया लेकिन साइंटिफिक तरीके से नहीं हुआ है, बहुत एडहॉक तरीके से किया गया है। तो आपको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल सेंसस की जो प्रक्रिया है उसके तहत पहली बार कास्ट से जुड़े आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे, पर एक सवाल ये था कि जो नेशनल सेंसस होगा, ये खबर थी कि इस साल होगा, कि इसके बारे में कोई अपडेट है?
देखिए, ये अभी तक सरकार की ओर से नहीं कहा गया। ये ज़रूर शुरुआत में खबर आई थी कि इस साल से जनगणना हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2021 में कायदे से ये होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण ये जनगणना टाल दी गई। अब हम 2025 में खड़े हैं। दो चीज़ें हैं जो जनगणना से जुड़ी हुई हैं, एक तो है महिला आरक्षण और दूसरा है डिलिमिटेशन। अब तीसरी चीज़ भी जुड़ गई है, जातीय जनगणना। तो इस लिहाज से सेंसस होनी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वो कब होगी। जो बजट का प्रावधान करना था जनगणना में वो कर दिया गया है, वो तो प्रावधान ऑलरेडी है। तो सिर्फ सरकार को हरी झंडी दिखाने की ज़रूरत है कि जनगणना का काम शुरू हो जाए। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा था कि डिजिटल तरीके ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे तो उससे ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से जनगणना हो पाए। जो आपका सवाल का पहला हिस्सा था कि कुछ राज्यों ने अपनी ओर से कराया, देखिए ये बात तो अभी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट की है और संविधान भी बिल्कुल स्पष्ट है इस मामले में कि जो राज्य है उनको जनगणना करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए जब बिहार में सर्वे हुआ या तेलंगाना में सर्वे हुआ या कर्नाटक में हुआ तो उसको सर्वे ही कहा गया, जनगणना नहीं कहा गया, क्योंकि उसमें अधिकार उनको है ही नहीं। तो इसलिए केंद्र सरकार ने अपने इस अधिकार का प्रयोग किया और आज जिस तरह से उन्होंने इसका ऐलान करते समय कांग्रेस की सरकारों का जिक्र किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का जिक्र किया, उससे साफ है कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ये चाहती है कि इस मुद्दे पर श्रेय उसी को मिले। क्योंकि आप जानते हैं कि जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो राहुल गांधी बहुत जोर शोर से उठाते रहे। तो आज जब सरकार ने अपनी ओर से फैसला किया है और ऐसे टाइम पर किया जब सभी एक्सपेक्ट करते कि कुछ बड़ा फैसला होगा, कुछ बड़ी कार्रवाई सरकार की ओर से होगी इस आतंकवादी हमले के बाद, उस समय ये फैसला अनाउंस करना, इसके कई अपने मैं समझता हूँ कि गूढ़ राजनीतिक निहितार्थ है। एक सवाल था कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक होती है और ये तय होता है कि सेंसस के साथ कास्ट के बारे में जो डाटा है उसका इन्यूमरेशन होगा, तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें एक संकेत है कि सेंसस भी अब शुरू होने वाला है? निश्चित तौर पे देखिए, सेंसस डिले करने का अब तो कोई सरकार का इरादा है नहीं। और सरकार का, जैसे मैंने कहा कि दो बड़ी चीज़ें सरकार की, महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन, दोनों ही सेंसस से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अब लगता नहीं कि ज़्यादा समय इसमें लगेगा। सरकार ने साल की शुरुआत में भी इशारा दिया था कि वो इसी साल से ये सेंसस शुरू करवाना चाहती है, लेकिन अभी हम अप्रैल खत्म हो रहा है, मई शुरू होने वाला है, 3 महीने बाद आपके बिहार के विधानसभा चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद फिर वही बारिश, बाढ़, ये सारी दिक्कतें होंगी। तो ऐसे में जनगणना कितने अच्छे तरीके से हो सकती है, नहीं हो सकती, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगले साल से इसमें पहल की जाए। लेकिन आप जानते हैं, आप भी बहुत अनुभवी हैं, सरकार को बहुत अच्छे से कवर करते हैं कि जनगणना का काम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, आपको हर घर में जाना होता है। और इस बार अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत डिजिटल तरीके से करना चाहते हैं, जिसमें कि आप बायोमेट्रिक भी ले लें, आप और भी चीज़ों को रजिस्टर करें, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होगी और इसमें समय भी लगेगा। तो कम से कम आप मान के चलिए कि 1-1.5 साल इसमें लग सकता है, तो उसकी तैयारी होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा जो था वो बीजेपी ने अपने हाथ में ले लिया है, जातीय जनगणना का। और मैं कोई हैरान नहीं होगा, हालांकि हमें उस मीटिंग का ब्यौरा नहीं पता, लेकिन कल जब मैं था वहाँ पर लोक कल्याण मार्ग पर, तब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे। करीब 1.5 घंटे उनकी बातचीत हुई। हमें कोई जानकारी नहीं दी गई कि उसमें बातचीत में क्या हुआ, लेकिन ऐसा लगता है हिमांशु कि शायद ये मुद्दा भी रहा हो, और इसलिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इसमें आरएसएस का अपना एक व्यू पॉइंट रहा है जातीय जनगणना को लेकर, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हिंदू समाज है वो एकजुट रहे, जातियों के आधार पर इसको न बांटा जाए। तो ये स्टैंड हमेशा से रहा है और यही कारण है कि जब सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया केंद्र सरकार से कि जातीय जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो उसमें सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि नहीं होनी चाहिए। तो ये एक सरकार ने अपने रुख में बदलाव किया है और निश्चित तौर पर आप बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर देखेंगे, एक बड़ा मुद्दा बनेगा। ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक हम कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी इसको मास्टर स्ट्रोक मान के चल रही थी, उन्हें लग रहा था कि 2024 के चुनाव में संविधान और जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा था जिसके चलते कांग्रेस की सीटें ऑलमोस्ट डबल हो गई, बीजेपी की सीटें बहुमत से नीचे रह गई, तो ये मुद्दा राहुल गांधी ने छोड़ा नहीं। उसके बाद भी हर जगह जाकर के हरियाणा में, महाराष्ट्र में उन्होंने इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया। ये बात अलग है कि इसका फ़ायदा उन्हें सीधे तौर पर नहीं मिला, लेकिन वो इस मुद्दे को अब भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जातीय जनगणना का मुद्दा बार बार कांग्रेस पार्टी उठा रही है, तेलंगाना में जैसे मैंने कहा, और उसके बाद अब कर्नाटक में वो बात कर रहे हैं, और भी जो हिमाचल प्रदेश, जहाँ जहाँ भी उनकी शासन है, 3 राज्यों में है, तो वहाँ पर वो इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठा रहे थे। तो इसकी काट अब निकाली गई है, लेकिन इसका सबसे पहला जो ध्यान में रखा गया है वो है बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव। सो अंकित, बहुत साफ है कि बहुत सोच समझकर सरकार ने यह फैसला किया है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक हम कह सकते हैं, जिसका बहुत ही सही वक्त पर मुझे लगता है ये फैसला सरकार ने किया। जी अंकित।